बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को कैसे डेवलप किया गया इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करें कि पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पेश आई, तो अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें, 18 सेंचुरी तक तकरीबन 30 के राउंड अबाउट एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। उसके बाद अगर 1860 की हम बात करें, तब तक तकरीबन 60 के राउंड अबाउट एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। अब इतनी तेज़ी के साथ जब एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे तो एलिमेंट्स को अरेंज करना बड़ा मुश्किल काम था। इसके लिए फिर पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत पेश आई। तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज कैसे किया गया, इसकी स्ट्रगल कैसे की गई। साइंटिस्ट ने कहा कि एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाए, और जिनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हैं सेकंड ग्रुप वाली, वो सेकंड ग्रुप में आ जाएं। तो एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए जिनकी प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की सेम थी उनको एक्सप्लेन करना आसान हो, इस वजह से उनको अलग-अलग ग्रुप्स में या फिर पीरियड में रखने के लिए पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत पेश आई। तो अब हम सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन यही है कि किसी भी एलिमेंट के अगर हम केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उनको अरेंज किया जाए, उसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। एक फ्रेमवर्क है जो कि किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड की फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है। अब अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले बात आती है डोब्रिनियर ट्राइएड। 1829 में इसने पीरियोडिक टेबल के बारे में कंट्रीब्यूट किया था। इसका क्या लॉ था? इसने कहा कि जब एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं उनके एटॉमिक मैसेस के लिहाज से, कि अगर उनका एटॉमिक मैस इंक्रीज हो रहा है, एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया और उनका एटॉमिक मैस इंक्रीज हो रहा है, तब जो तीन एलिमेंट्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं अगर उसको हम अरेंज करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये तीन एलिमेंट्स हैं, अब इनका एटॉमिक मैस इंक्रीज हो रहा है। लिथियम का 7 है, सोडियम का 23 है और पोटाशियम का 39। इन एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, इनका एटॉमिक मैस इंक्रीज हो रहा था और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी। डोब्रिनियर ने कहा था इसको हम ट्राइएड किस वजह से कह रहे हैं, क्योंकि ये तीन एलिमेंट्स हैं। उसने कहा कि इसका जो मिड वाला एलिमेंट है ये वाला, अगर बाकी दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेस का हम मीन निकालें तो उसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो मिड वाले एलिमेंट का आंसर होगा। फॉर एग्जांपल ये वाला 7 इसका एटॉमिक मैस, लिथियम का और पोटाशियम का 39। अगर इनका हम मीन निकालें, 2 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 23। अब 23 किसका मैस है? सोडियम का मैस है। इसके बाद अगर हम सेकंड इसकी एग्जांपल की बात करें, जहाँ पे ट्राइएड हमारे पास क्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन का है, इसका हमारे पास ट्राइएड है। अब इसमें अगर हम एंड वाले जो एलिमेंट्स है दोनों का मीन निकाल लें, क्लोरीन 35.5 है और इसका आयोडीन का 127, इसका मीन आंसर हमारे पास आएगा 81.25, जो कि बोरोमीन के एटॉमिक मैस 80 के राउंड अबाउट है। तो ये भी इसने एक ट्राइएड बनाया कि जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है, उनके मिड वाले एलिमेंट का एटॉमिक मैस बाकी वाले एलिमेंट की एवरेज निकाल के हम निकाल सकते हैं। थर्ड जो उसका ट्राइएड था वो था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम का। इसका मिड का आंसर हमारे पास 88.5 था, जो कि 88 के राउंड अबाउट था। तो डोब्रिनियर ने पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट के बारे में अपना जो लॉ दिया था उसके मुताबिक तीन एलिमेंट्स जिनको हमने अरेंज किया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैसेस इंक्रीजिंग के हवाले से,
कि अगर उनके एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहे हैं तो तब उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी। इसके अलावा अगर एलिमेंट्स को हम अरेंज करें तो उसमें जो फर्स्ट और थर्ड वाला होगा उसका जो मीन होगा वो मिड वाले के एटॉमिक मास के राउंड अबाउट होगा या उसके इक्वल होगा। तो ये था डोब्रीनर ट्राइएड लॉ। इसने कुछ एलिमेंट्स के ट्राइएड्स बनाए थे। अगर हम इसकी लिमिटेशन की बात करें, डिफेक्ट की बात करें, तो लिमिटेशन इसकी ये थी कि इसने कुछ एलिमेंट्स के सिर्फ ट्राइएड बनाए थे लेकिन बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को इसने एक्सप्लेन नहीं किया। यही इसकी लिमिटेशन थी। उसके बाद फिर इसको इम्प्रूव किया न्यूलैंड ऑक्टेव 1864। न्यूलैंड जो साइंटिस्ट था उसका लॉ था ऑक्टेव के बारे में। ऑक्टिव आपको पता है हम कहते हैं 8 को। तो इसका जो कॉन्सेप्ट था इसने कहा कि जो नॉन एलिमेंट्स तब तक एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे अगर उनको एटॉमिक मास की बुनियाद पे हम अरेंज करते हैं तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। जो एलिमेंट 8वें नंबर पे आएगा फर्स्ट के बाद 8वें पे उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट से मैच करेंगी। कैसे मैच करेंगी? जैसा कि ये एग्जांपल है, अगर हम लिथियम की बात करें तो ये फर्स्ट पे है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8। 8वें नंबर पे कौन सा है? सोडियम। इसका मतलब है लिथियम की सोडियम के साथ जो प्रॉपर्टीज होंगी वो मैच करेंगी। उसके बाद अगर हम इसका 8वां एलिमेंट देखें तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8वें नंबर पे फिर इसका पोटेशियम। तो इसका मतलब है ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज आपस में सेम है। सेम किस वजह से है? क्योंकि न्यूलैंड ने कहा था कि ये जो ऑक्टेव बनाते हैं फर्स्ट के बाद जो 8वां एलिमेंट होगा इनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। लेकिन इसके भी डिफेक्ट थे, लिमिटेशन थी। वो लिमिटेशन क्या है? एक तो इसने सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए अपना जो कॉन्सेप्ट था उसको एक्सप्लेन किया। ये सिर्फ कैल्शियम तक था। यहाँ तक कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है तो इससे जो हैवी एलिमेंट्स होंगे उसको इसने एक्सप्लेन नहीं किया। सेकंड था डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। अगर यहाँ पे 8वां ग्रुप आ जाए नोबल गैसेस का तो तब क्या होगा? लिथियम को जब हम इसका काउंट करेंगे एलिमेंट्स को तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 8वें नंबर पे क्या आ जाएगा? नोबल गैस आ जाएगी। तो ये फिर सोडियम कौन से नंबर पे आ गया? 9th पोजीशन पे आ गया। इसका मतलब है जब नोबल गैसेस की बाद में डिस्कवरी होगी तो तब इसका ये जो लॉ था कि हर 8 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी हर 8वें एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टी मैच करेंगी, वो वाला क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। जब इसने ये वाला लॉ दिया था तब नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी लेकिन जब बाद में होनी थी तब इसके लिए यहाँ पे प्लेस नहीं थी। ये भी इसकी लिमिटेशन है। आगे फिर इसको मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया वो 1871 में। मेंडलीव के साथ जर्मन था, उसने लोथर मेयर, इसने भी अपना पीरियोडिक टेबल के बारे में कॉन्सेप्ट पेश किया। ये दोनों अलग-अलग काम कर रहे थे एटॉमिक वेट के। इन्होंने कहा कि जो इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की, ये फंक्शन होती हैं एटॉमिक मास का या एटॉमिक वेट का। इसका क्या मतलब है कि प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करती हैं लेकिन दोनों का जो काम था वो सेपरेट था। और इसका जो मेंडलीव का काम था वो पीरियोडिक टेबल के ऊपर था लेकिन जो लोथर मेयर इसका काम था इसका ग्राफ के ऊपर काम था। लेकिन दोनों प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास के साथ रिलेट करके इसी को ये एक्सप्लेन करने के लिए अपना कॉन्सेप्ट पेश कर रहे थे। उसके बाद मेंडलीव ने क्या किया?
एटॉमिक वेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब एटॉमिक मैसेज के लिहाज से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, उस वक़्त तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे वो तकरीबन 63 थे। उनको मेंडलीव ने अरेंज किया। कैसे अरेंज किया? एटॉमिक वेट के लिहाज से उसको अरेंज किया। उसके बाद उसने कहा कि इनकी जो प्रॉपर्टी होती हैं वो रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं। रेपिटेशन है इनकी प्रॉपर्टीज़ में एक रेगुलर इंटरवल के बाद। अगर हम न्यूल एंड ऑक्टेव की बात करें, उसने कहा था कि हर 8वें एलिमेंट के बाद फर्स्ट के साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं, रिपीट होती हैं। लेकिन इसने बात की थी मेंडलीव ने कि रेगुलर इंटरवल के बाद ये प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं, क्योंकि तब नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इसके साथ ही डेफिनेशन है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ वही डेफिनेशन है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या था कि जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक वेट्स या एटॉमिक मैसेज का पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। पीरियोडिक फंक्शन हम किसको कहते हैं? रिलेट करना, डिपेंड करना। तो ये केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं? एटॉमिक वेट के ऊपर या फिर एटॉमिक मैसेज के ऊपर। उसके बाद इसके कुछ फीचर्स थे मेंडलीव टेबल के, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। इसका टेबल अगर ये देखें आप, ये मेंडलीव ने जो डिस्कवर किया था तब पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था, ये वो वाला टेबल है। उसमें सबसे पहले उसने कहा कि इसके जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उसको हम कहते हैं ग्रुप्स। ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको उसने नाम दिया कि ये वाले ग्रुप्स हैं। अब ये कितने ग्रुप हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ग्रुप हैं। फर्स्ट से लेके 8 तक ये ग्रुप हैं। इन वर्टिकल कॉलम्स को उसने ग्रुप का नाम दिया। अगर आप ग्रुप में देखें, अब ग्रुप के अलावा इसमें कुछ रोज भी हैं। हॉरिजॉन्टल रोज कितनी थी? 7 थी। इनको नाम दिया गया पीरियड्स का। यहाँ पे 6 हैं, एक 7 भी थी साथ। तो 8 कॉलम थे मेंडलीव के मुताबिक पीरियोडिक टेबल में, और 7 इसमें रोज थी, यानी 7 पीरियड्स थे। उसके बाद इसने सब ग्रुप बनाए। ये फर्स्ट है, इसका सब ग्रुप ए और बी। ये वाला जो ग्रुप है इसको तो अरेंज किया वैलेंसी के लिहाज से। वैलेंसी का कैसे पता चला? ऑक्सीजन के साथ अगर 2 मेटल्स ग्रुप लगे हुए हैं तो उसका मतलब है यहाँ पे ये ग्रुप फर्स्ट है। ऑक्सीजन -2 होती है तो यहाँ पे ये +2, इसका मतलब है इसकी वैलेंसी 1 है, तो ये फर्स्ट ग्रुप में आएगा। यहाँ पे उसने मेटल के साथ एक ऑक्सीजन लगाया है, इसका मतलब है ऑक्सीजन की -2 है तो मेटल की +2 का मतलब है ये सेकंड ग्रुप है। तो वैलेंसी के लिहाज से ऑक्साइड जब इसने इसके बनाए तो उसके लिहाज से इसने इसको जब अरेंज किया तो उसने कहा कि फर्स्ट ग्रुप वो वाला होगा जिसमें एलिमेंट की वैलेंसी 1 होगी, सेकंड वाले में 2 और 3 वाले में 3। इस तरह ऑक्साइड भी उसने बनाए और हाइड्राइड भी इसके बनाए। उसके बाद जो सब ग्रुप हैं ए और बी, सब ग्रुप उसने कहा कि इसकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं, उनको उसने ए में रखा। जिनकी प्रॉपर्टी मजीद सेम है उनको बी में रखा कि ये वाले भी हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम है। उसके बाद अगर इसके पीरियोडिक टेबल में हम देखें मेंडलीव के, इसमें कुछ ब्लैंक स्पेसेस भी हैं, एम्प्टी स्पेसेस भी हैं, लाइक ये वाली, ये वाली, ये वाली। अब ये स्पेसेस किस लिए हैं? जो एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए इसने एम्प्टी स्पेसेस रखी। अब इसको कैसे पता चला कि यहाँ पे कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा? क्योंकि ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, इनके एटॉमिक मैसेज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, जिससे पता चला कि इनके मिड में भी कोई एलिमेंट होगा जिनकी प्रॉपर्टी इनके साथ मैच करेंगी।
जैसा कि इका सिलिकॉन लिखा हुआ है, इका हम कहते हैं एक बार को, वन टाइम को, मींस फर्स्ट एलिमेंट जो प्लेस करेंगे हम सिलिकॉन के साथ। तो उसने कहा कि यहाँ पे सिलिकॉन के साथ जो एलिमेंट आएगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो जर्मीनियम जैसी होंगी। जब बाद में जर्मीनियम डिस्कवर हुआ तो इसकी प्रॉपर्टीज इससे मैच करती थी। तो इसका उसको पहले ही पता चल गया कि जिसका एटॉमिक मास इस रेंज में होगा वो एलिमेंट यहाँ पे आएगा और इसकी प्रॉपर्टीज इस ग्रुप के बाकी एलिमेंट के साथ सेम होंगी। उसके बाद उसने कहा कि इनकी जो प्रॉपर्टीज रेगुलर इंटरवल के बाद रेपिटेशन है, इनकी प्रॉपर्टीज में सेम प्रॉपर्टी दोबारा आती हैं लेकिन एक रेगुलर इंटरवल के बाद। उसके बाद वही बात जो ऊपर उसने की है कि जो गैप्स हैं उनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में हमें बताती है कि जो मिसिंग एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमें बताती है। जो भी गैप्स पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव के आ रहे थे उसने कहा कि ये हमें आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पहले ही बता देते हैं क्योंकि इसका जो एटॉमिक मास इसी ग्रुप की बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के साथ मैच करता है। इस वजह से आने वाले एलिमेंट्स के लिए भी पहले ही प्रॉपर्टीज के बारे में प्रिडिक्ट किया गया। उसके बाद मेंडलीव की कुछ लिमिटेशन है, इसका पीरियोडिक टेबल किस वजह से इम्प्रूव ना हुआ, कौन से डिफेक्ट थे इसमें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसकी वैलेंसी हमें पता है 1, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तब इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज। प्लस चार्ज अगर +1 चार्ज है तो ये किस ग्रुप में आएगा, फर्स्ट ग्रुप में, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है, मेटल है, ये वाला अल्कली मेटल की रेंज में है। सेकंड, अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने की बजाय इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तब इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब है अब इसको फर्स्ट ग्रुप में नहीं होना चाहिए, मेटल वाले ग्रुप में, अल्कली मेटल वाले ग्रुप में नहीं आएगा, बल्कि अब इसकी प्रॉपर्टी नॉन मेटल की है तो अब इसको 8वें ग्रुप में आना चाहिए। तो इसको कहाँ पे रखें, यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में रखें या फिर 8वें की बजाय 8वां या 7 जो ग्रुप हैलोजेंस का है वहाँ पे रखें। इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, हाइड्रोजन की पोजीशन को वाज़ह नहीं किया गया कि इसने फर्स्ट ग्रुप में आना है या फिर हैलोजेंस वाले ग्रुप में आना है। तो ये इसका डिफेक्ट था जो अभी तक भी मेरे ख्याल में इसको इम्प्रूव नहीं किया गया, इसकी पोजीशन के बारे में एग्जैक्ट वाज़ह नहीं हो सका कि किस ग्रुप में इसको आना चाहिए। उसके बाद सेकंड इसकी लिमिटेशन है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि सेम है लेकिन इनको अलग-अलग ग्रुप में प्लेस किया गया है। इनकी प्रॉपर्टीज कुछ एलिमेंट की जिनकी सेम है उसके बावजूद उनको अलग ग्रुप में रखा गया है, जैसा कि कॉपर और मरकरी। यहाँ पे देखें कॉपर इस ग्रुप में है लेकिन मरकरी कहाँ पे आ रहा है, इस ग्रुप में आ रहा है। तो ये दोनों सेपरेट फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में है लेकिन प्रॉपर्टीज दोनों की सेम है, दोनों सिमिलर एलिमेंट्स हैं, इसके बावजूद दोनों को सेपरेट रखा गया है। तो ये एक इशू था। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स जो कि डिफरेंट हैं लेकिन उनको एक ही ग्रुप में प्लेस किया गया, ये भी इसमें इशू था। जैसा कि ये फर्स्ट ग्रुप में देखें ये अल्कली मेटल हैं, उसके बाद ये सिल्वर भी आ रहा है, गोल्ड भी आ रहा है, कॉपर भी आ रहा है, तो इनकी प्रॉपर्टीज सभी की डिफरेंट हैं, इसके बावजूद इनको एक ही ग्रुप में रखा गया है, तो ये भी इसका डिफेक्ट था। उसके बाद जो मेंडलीव ने इसको अरेंज किया था एलिमेंट्स को, उसने कहा था कि जैसे जैसे एटॉमिक वेट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया है। लेकिन यहाँ पे अगर हम कोबाल्ट और निकल की बात करें, कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज़्यादा है और निकल का कम है। हालांकि क्या होना चाहिए, निकल का पहले आना चाहिए, कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज़्यादा है उसको बाद में आना चाहिए, लेकिन इसने क्या किया, इसका ऑपोजिट किया, तो ये भी इसका एक डिफेक्ट था।
उसके बाद था आइसोटोप्स और आइसोबार्स के लिए कोई प्लेस नहीं थी। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मैस नंबर डिफरेंट होता है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, इस हाइड्रोजन की, इसके हमें पता है 3 आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, एटॉमिक मास 2, एटॉमिक मास 3। अगर तो उसने इस पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास की बुनियाद पे अरेंज किया है, तो उसको चाहिए था कि हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स को वहां पे प्लेस करता, लेकिन मेंडलीव ने इसके आइसोटोप्स को यहाँ पे कोई जगह नहीं दी। इसी तरह कार्बन के भी आइसोटोप्स हैं, लेकिन उसने इसको यहाँ पे कोई जगह नहीं दी। उसके बाद लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आते हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी कोई जगह नहीं थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद फिर लोथर मेयर, इसने भी काम किया था मेंडलीव के साथ साथ ही, लेकिन इसका काम था ग्राफ पे और मेंडलीव का काम था पीरियोडिक टेबल के ऊपर। तो इसने ये ग्राफ जो बनाया था, यहाँ पे एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास। अब अगर हम देखें पीक के ऊपर, यहाँ पे सोडियम है, पोटाशियम है, इसके अलावा रुबिडियम। तो ये पीक के ऊपर हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो पीक होगी इसकी, ये हमें बताएगी कि ये वाला फर्स्ट ग्रुप है। मेंडलीव ने क्या किया था, इसको टेबल में अरेंज किया था, लेकिन लोथर मेयर ने इन एलिमेंट्स को ग्राफ की फॉर्म में अरेंज किया है। ये जिसकी पीक सबसे ज़्यादा होगी वो फर्स्ट ग्रुप है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये नीचे मैग्नीशियम है, यहाँ पे नीचे कैल्शियम है, यहाँ पे नीचे स्ट्रोंशियम है, तो ये आएगा सेकंड ग्रुप में। उसके नीचे जो कर्व आएगी वो थर्ड ग्रुप, फिर फोर्थ ग्रुप। तो इसने पीक्स की फॉर्म में जो एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है और इनकी पोजीशन ग्राफ में सेम है, उनकी प्रॉपर्टीज सेम थी ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स। उसके बाद इसी तरह बाकी जिनकी पोजीशन सेम थी वो सेकंड ग्रुप में आ गए और इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम थी। तो लोथर मेयर ने भी यही काम किया था, एटॉमिक मास पे ही डिपेंड किया था इनकी प्रॉपर्टीज ने, लेकिन ये ग्राफ की फॉर्म में था। अब इसका ये हमारे लिए इफेक्टिव क्यों नहीं था, क्योंकि अगर इसके साथ ग्राफ में आगे जो एलिमेंट्स आएंगे वो इसके बहुत करीब होते हैं, आगे ये एलिमेंट्स इसके करीब हैं, तो यहाँ से इसका पता नहीं चलता कि कौन से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। ये काफ़ी कंफ्यूजन वाला काम है, तो इस वजह से इतना इफेक्टिव नहीं था, लेकिन काम इसका वही था जो मेंडलीव ने किया था एटॉमिक मास की बुनियाद पे। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू।